everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 7 June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. Before we begin, आज के सभी viewers को मैं wish करना चाहती हूँ ईद मुबारक. Even though we have festivities going on, current affairs नहीं रुकना चाहिए. So let's start with the first article of the day. पहला जो article है, it is with regard जो हमारे प्रधानमंत्री है, इन्होंने inaugurate किया है कुछ important रेल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर. तो कौन से ऐसे रेल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया है ये हम देखते हैं. सो द फर्स्ट वन दैट वी सी इज चेनाब ब्रिज. ठीक है, ये पहला वाला है चेनाब ब्रिज. दूसरा वाला है विद रिगार्ड टू द अंजी ब्रिज एंड वी ऑल्सो सी थर्ड वन द वंदे भारत ट्रेन. वंदे भारत ट्रेन्स जो कतरा से लेके श्रीनगर तक ये कनेक्ट करेंगे. तो ये 3 नए प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में. तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये हम जानते हैं. राइट, स्टार्टिंग विद द वंदे भारत ट्रेन. तो वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ होगा? We have 2 Vande Bharat trains that is between Shri Mata Vaishno Devi Katra and Srinagar. Okay, and this will be all year round होगा ये train systems. यानी कि even during the harsh winters, even then this train will continue. Right? तो इतना इसको capable बनाया है. इसके अलावा 3 घंटे, केवल 3 घंटे में you are able to reach the Kashmir Valley. So that is again reduced time distance, the time that will be taking. The first ever direct rail link होगा ये कश्मीर वैली तक. So this was the first that we see. Now let's also see the other 2 and then come back to the railway development in Jammu Kashmir. So the second one that we saw is the Chenab Bridge. तो Chenab Bridge इसीलिए important है because this is the first you can say it's the world's highest arch bridge. ओके, सो रेलवे आर्च ब्रिज कह सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एन आर्च ब्रिज? आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. यू कैन सी दिस आर्च, राइट. तो ये आर्च पे ये बनी गई है एंड दिस इज वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्च है. ये हाईएस्ट है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. राइट, फर्दर यहाँ पे कौन से रिवर है? यहाँ पे दिस इज द चेनाब रिवर. राइट, तो ये चेनाब रिवर बेड के 359 मीटर्स ऊपर है एंड इसका जो आर्च है दिस इज अबाउट 467 मीटर्स. राइट, दैट इज द आर्च दैट वी. सो ये चेनाब ब्रिज के बारे में हमने देखा एंड उसके अलावा हम देखते हैं द अंजी घाट. राइट, द अंजी घाट ब्रिज. नाउ द अंजी घाट ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट. दूसरा वाला जो है अंजी घाट, दिस इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज. केबल स्टेड रेलवे ब्रिज. अभी ये केबल स्टेड रेलवे ब्रिज का मतलब क्या है यहाँ पे देख लीजिए. यू कैन सी दिस केबल्स दैट आर होल्डिंग दिस ब्रिज. राइट, सो दिस इज कॉल्ड अ केबल स्टेड ब्रिज. अ केबल स्टेड ब्रिज. ओके, so you have to note these now. This is very important. They can ask you one-liners from this cable state. क्योंकि cable, so you must have seen this, with regard to the Howrah Bridge, or you must have seen Bandra Worli सीलिंग में ऐसा ब्रिज है. राइट, तो ये जो है वो रोड वाला है, ये पहला रेलवे वाला है, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द रेलवे डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड इन जम्मू कश्मीर ओवर द इयर्स. तो पहला ऐसा रेलवे लाइन अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, वो बिल्ड किया था 1897 में बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट. ओके, दिस वाज द फर्स्ट एवर रेलवे लाइन जो 45 किलोमीटर लंबा था. बट पार्टीशन के बाद सियालकोट चला गया पाकिस्तान के पास. राइट, तो दिस वाज अगेन cut short and we see that a new railway line but was only built by 1975 between Pathankot and Jammu. ठीक है, ये 75 के बाद that was the next one. इनके अलावा 1983 में we have the Jammu Udhampur rail. Right, this was about 53 kilometers और ये 2004 में ये complete हुआ. It took about 21 years. Alright, इसके अलावा हम देखते हैं the project also extended to other regions. Udhampur से we also see
थी, दिस वेंट टू अप टू श्रीनगर एंड बारामूला, और ये पूरा एक बड़ा सा रेलवे लाइन उन्होंने लिंक बनाया, USBRL, विच इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन. सो दिस वाज कंसिडर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002. तो ये हम रेलवे लाइन की बात करते हैं विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी, इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन कब और कहां से कहां तक बना? You have to tell me where was India's first, this was Jammu Kashmir's railway line, you have to tell me India's first railway line from where to where. Now we know this was during the time of the Britishers. तो यहाँ पे अगर एक, if you call somebody the father of modern railways in India, he is Lord Dalhousie. तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न रेलवेज इन इंडिया, बिकॉज ही स्टार्टेड ऑल द PWD वर्क्स, यानी कि रेलवे लाइंस, पोस्टल सर्विसेज, राइट, ये इनको क्रेडिट दिया जाता है इन चीज़ों के लिए. सो हियर वी हैव सीन अबाउट द 3 projects that have been started, that have been inaugurated by Prime Minister in the Jammu Kashmir region. तो उधमपुर से लेके we see the बनिहाल and the बारामूला and the श्रीनगर region, right? तो ये जो चेनाब ब्रिज है या जो अंजी ब्रिज है, these are all part of this. You can see they are all part of this. So it's about 272 किलोमीटर्स का ये पूरा एक रेल है, USBRL, right? तो ये पूरा ये you can see the distance, right? Let's now proceed to the next article of the day. एंड यहाँ पे वी हैव हमारी मोदी जी को इन्विटेशन दिया गया है टू द G7 समिट, यानी कि वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द G7 समिट बट वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द G7 समिट. तो G7 समिट के बारे में सब कुछ जान लेते हैं अबाउट दिस. ओके, सो लेट्स सी. G7 का फुल फॉर्म मतलब ग्रुप ऑफ 7. ये जो बॉडी है ये बना था 1975 में, ठीक है, एंड दिस वाज विद रिगार्ड टू आफ्टर द यू कैन से आफ्टर द ईरान यू कैन से इराक ऑयल क्राइसिस, जैसे हम देख रहे थे, गल्फ ऑयल क्राइसिस देख रहे थे 1973 में, जिसके कारण वी सीन दैट दिस डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि यू नो व्हाई नॉट वी कम टुगेदर, एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव सम टेबल, लेट्स हैव सम फोरम टू टॉक. तो यहाँ पे 7 ऐसे कंट्रीज मिल गए थे. विच आर दीज कंट्रीज? वी हैव UK, US, France, Germany, Italy, Canada and Japan. Correct? Okay, so UK, US, France, Germany, Italy, that's Canada and Japan. So there are total 7 countries that are part of this. राइट ना, इसमें से याद रखना है आपको कि एवरी ईयर दे डोंट हैव अ हेडक्वार्टर्स. तो कौन होस्ट करता है वहां पे मतलब वहां पे दे हैव देयर मीटिंग्स. ओके, सो ईच टाइम वी सी अ डिफरेंट कंट्री होस्ट दिस. इसके पहले यानी कि अभी तो कनाडा होस्ट कर रहा है द 52nd मीटिंग, दिस इज राइट, दैट इज बीइंग होस्टेड बाय कनाडा. बट इफ यू सी द अर्लियर मीटिंग देन दिस G7 समिट जो था, okay, so this was the 50th meeting. In fact, this is the 51st meeting. This won't be 52nd, this will be 51st, right? So 50th meeting, as you can see, who is she? She is the Prime Minister of Italy, that is Giorgia Meloni. And you can see हमारे प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खींच रहे हैं ये लास्ट ईयर के समिट में. अभी इस साल कौन होगा, कौन करेगा ये समिट? दिस इज गोइंग टू हैपन इन कैनेडा, द 51st वन. ओके, इन 2025 ये होगा कैनेडा में. So who is the Prime Minister of Canada? It is, you can see, PM Carney. इनका पूरा नाम है मार्क कार्नी. इनका पूरा नाम है मार्क कार्नी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा. यहाँ पे यू नीड टू नो ऑल्सो कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इनफैक्ट इतने अच्छे नहीं थे इन द पास्ट, यू कैन से 10 years, 2015 के बाद. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम? इट वाज जस्टिन ट्रूडो. तो उस टाइम पे हम देखते हैं देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन द 2 countries, एंड हमने देखा कि अ लॉट ऑफ टेंशंस जहाँ पे कनाडा वुड ब्लेम इंडिया फॉर नॉट यू नो फॉर किलिंग देयर ओन
खालिस्तानी कनेडियन सिटीजन जो था, एक खालिस्तानी लीडर था, दैट वाज हरजीत सिंह निज्जर. तो यहाँ पे there are tensions that were there between the two countries, and now we see there is some easing out with PM Mark Carney now coming to place, और इन्होंने दिया है न्योता to India to participate. India यहाँ पे participation यानी observer के through it's participating in the meetings since 2019. Okay, so it's always got a special invitation to be a part of it, लेकिन India is not a part of it, right? India is not a member. तो ये 7 countries हैं. इनके अलावा there's also European Union which is a part of it, right? ये भी एक organization है जो इसका part है. तो this is the major aspect that we need to remember in G7. In fact G7 बना भी था G8 with the addition of Russia, but रशिया को हटा दिया था 2014 में with the annexation of Crimea, when the Crimea was annexed. So because of this step taken by Russia, ये countries ने बोला कि इसको हटाते हैं, रशिया को हटाते हैं. So back again it became G8 से G7, right? So this is the whole aspect with regard to G7 and the important summit that will happen in Canada. Let's now proceed to the next article, and this is another organization जो हम international organizations में लिखते हैं, जो है BRICS, right? So BRICS की बात करें, what is happening here? BRICS में एक parliamentary forum एक start हुआ था. Okay, so this was on the June 4th and June 5th. Okay, this was the BRICS summit. This was a BRICS parliamentary summit, यानी कि parliamentary leaders. So who are the parliamentary leaders? We know that they are called the presiding officers. हम उनको presiding officers कहते हैं. So लोकसभा में presiding officer कौन है? राज्यसभा में presiding officer कौन है? लोकसभा में you have the speaker, right? And राज्यसभा में you have the chairman. तो parliamentary forum to discuss about various issues with regard to the governance, administration, right, law making. तो यहाँ पे we see that this countries met, BRICS के major parliamentary leaders met. तो यहाँ पे we saw that हमारी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला. So he participated. Along with that, okay, chairman ने नहीं participate किया था, लेकिन deputy chairman participated. Deputy chairman participate. Now who is deputy chairman? Please note this down. It is हरिवंश, ये है हरिवंश नारायण सिंह. हरिवंश नारायण सिंह, he is the deputy chairman of इंडिया. ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. यहाँ पे आपको मुझे कुछ फैक्ट्स बताने हैं. यू हैव टू टेल मी हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, ओके, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एज वेल एज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन. मैंने अभी वाला बताया है, दैट इज ओम बिरला, एंड वी हैव अभी जो चेयरमैन है दैट इज जगदीप सिंह, दैट इज जगदीप धनकर, राइट, एंड द डेप्यूटी स्पीकर इज हरिवंश नारायण सिंह. सो ये इन्होंने ओम बिरला एंड हरिवंश सिंह नारायण ने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट्री फोरम में, दैट इज द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम. और ये कहाँ पे हुआ था द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? दिस हैपेंड इन ब्राजीलिया, विच इज इन ब्राजील में हुआ था. So in this they discussed about various issues. They also condemned the Pahalgam terror attack, और वहाँ पे भी हमने बोला था कि let's all come together as countries and fight against terrorism. तो ये सब हमने यहाँ पे भी बताया था. And with regard to what are the key arrangements or agreements that we talked about, जैसे कि हम responsible use करेंगे artificial intelligence का, we will focus on global trade and economy, we will focus on inter-parliamentary cooperation and global peace security. तो ये सब चीजें डिस्कस की थी. Now let's understand now the basics also of BRICS. Along with that, यहाँ पे a very important announcement किया गया था that India will now be the chairman of the BRICS Parliamentary Forum next year. Okay, तो ये 12th मीटिंग होगा जब ब्रिक्स का 12th मीटिंग, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, दिस फोरम का 12 मीटिंग जो हुआ, दैट विल बी इन 2026, राइट, नेक्स्ट ईयर. दिस विल बी चेयर्ड बाय इंडिया, यानी मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडिया में होगा, यानी दिल्ली, न्यू दिल्ली में होगा. ओके, सो दिस यू रिमेंबर, 12th पार्लियामेंट्री फोरम of the BRICS will happen in 2026, will be hosted by India. This is a fact that you have to remember, right? Now coming to understand again the basics of BRICS. BRICS ये आइडिया आया था in 2001 to a British economist जिसका नाम है जिम ओ'नील.
तो ये ब्रिटिश गाय थे जिम ओ'नील, उन्होंने कहा था कि दीज आर द कंट्रीज लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दीज आर द एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड दे विल बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो ये कंट्रीज ऊपर आएंगे इन द नियर फ्यूचर इज व्हाट ही सेड। तो इन कंट्रीज ने सोचा क्यों ना हम साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एंड दैट इज व्हेन इन 2009 दीज कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2009, एंड वेयर डिड दे मीट? दे मेट इन रशिया। रशिया में पहला मीटिंग उन्होंने किया। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स। उसके बाद एवरी ईयर दे मीट ईयर ऑन ईयर। In the first meeting, South Africa was not there. South Africa joined in 2010. South Africa joined in 2010. In fact, इसके बाद भी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया था, लेटेस्ट इन 2023. ओके, 2023 में बहुत सारे कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन के थ्रू उनको न्योता दिया गया था। 2023 में डिक्लेरेशन का नाम है जोहान्सबर्ग, right? And which are the countries that were participating? Please remember this. This is EEISU, and which are they? That is Egypt, Ethiopia. Egypt, Ethiopia. I stands for Iran. S stands for Saudi Arabia. Okay, and U stands for UAE. इसमें याद रखना सऊदी अरेबिया ने इवन दो दे अग्रीड टू ज्वाइन, इन्होंने अभी भी फॉर्मल इन्विटेशन साइन नहीं किया है। सो वी कैन नॉट कंसिडर सऊदी अरेबिया एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ओके, सो सऊदी अरेबिया हैज नॉट साइंड इट, सो वी विल जस्ट रिमेंबर कि उन्होंने अग्री किया है बट वो ज्वाइन अभी तक नहीं हुए हैं। इनके अलावा रिसेंटली इन 2025 द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स वाज इंडोनेशिया। Right, newest member was Indonesia. So this is the first Southeast Asian nation that is part of BRICS. इसके अलावा ब्रिक्स का एक बैंक भी होता है, और इस ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, right? And they fund about various projects in India in India and these BRICS countries. And then we see the headquarters of NDB जिसका है शंघाई में। Okay, so this bank has its headquarters in Shanghai, which is in China. तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं एग्जाम के लिए विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। और अभी जो समिट है, यानी कि दिस टाइम वी हैव द 17th समिट, राइट? दिस ईयर द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स इज हैपनिंग। जैसे हमने देखा रशिया वाला वाज द फर्स्ट मीटिंग, whereas this year is the 17th meeting, and where is it happening? It's happening in Brazil. ठीक है, 17th meeting in 2025 is happening in Brazil. तो ये आपको फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू आरबीआई। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए, द रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट। सो यहाँ पे उन्होंने कट किया है 50 बेस पॉइंट्स, यानी कि अभी द रेपो रेट इज अबाउट 5.5. नाउ हियर यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इफ यू हैव नॉट डन these topics in economics, but don't worry, this is going to be done in today's video. ठीक है, कि ये बेसिक क्या है, रेपो रेट क्या है, ये थोड़ा हम बेसिक्स जान लेते हैं, राइट? सो फर्स्टली कंसिडर आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई है। आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है। मान लो ये मेरा बैंक है एसबीआई, ठीक है? तो एसबीआई जाता है आरबीआई के पास कि प्लीज मुझे थोड़ा लोन दे दो, ठीक है? तो आरबीआई कहता है ठीक है मैं तुमको लोन दूंगा, बदले में ये कुछ गिरवी रखता है विच इज कॉल्ड एज कोलैटरल, राइट? जैसे कि इफ योर पेरेंट्स और समबडी टेक अ लोन, दे गिव घर के कागजात, राइट, या कुछ गोल्ड देंगे, सो लाइक अ कोलैटरल दैट दे गिव एज अ सिक्योरिटी। तो कुछ कोलैटरल बैंक देता है टू द आरबीआई कि तुम यहाँ पे रख लो, तब तक आई डोंट पे द लोन बैक, व्हेयरएज आरबीआई गिव्स द लोन टू द एसबीआई बैंक। ना एसबीआई को ये वापस देना होगा, ये लोन मुफ्त के लिए तो नहीं है, उसको वापस देना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा उसको कुछ ब्याज देना पड़ता है, राइट? कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं नथिंग बट एज रेपो रेट। Okay, this is called as a repo rate. So this is mainly the interest rate charged by the RBI, okay, on banks, right, for the loans or for the money taken by the banks, right? This is a interest rate is taken by the RBI from the banks, right, when they are giving the money to the bank,
सो दिस इज बेसिक्स ऑफ दिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इससे इकोनॉमी में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक राइट इट विल नॉट अंडरगो द होल लॉस. तो ये जो कंज्यूमर्स राइट ये जो बाकी कस्टमर्स को जब लोन्स देती है तो ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है. सो वी ऑलवेज रिमेंबर व्हेन दिस इंक्रीजेस this will also increase, यानी कि the interest given to the customers also will increase. So this affects us also when repo rate is changed. राइट इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स मतलब जब बैंक लोन देती है आरबीआई या बैंक अपना जमा किया हुआ फंड ज्यादा देती है आरबीआई को, तो आरबीआई यहाँ पे आरबीआई इनको देता है कुछ इंटरेस्ट अमाउंट राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स. सो टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट रिवर्स, बट दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. बैंक भी जमा कर सकता है पैसे वहां पे और उसको मिलते हैं रेपो रेट. लाइक हाउ यू गेट लाइक जब आप एफडी लगाते हो तो आपके मम्मी पापा को कुछ एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता है राइट, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. तो हमने ये बेसिक देखा है रेपो रेट क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस. अभी हम देखते हैं कि आरबीआई ने क्या किया है, बढ़ाया है कि कम किया है? इसने कट किया है. सो इट इज कट टू 5.5%, यानी पहले ये 6.5% था, अभी इसको कम किया है टू 5.5%, यानी कि इन टर्न हमारे लिए कस्टमर्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट कम होगा राइट. सो द इंटरेस्ट बर्डन विल बी रिड्यूस्ड फॉर द बोरोवर्स दैट वी सी. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, एक और टर्म यहां पे दिख रहा है आपको, CRR. नाउ व्हाट इज CRR? लेट्स अंडरस्टैंड. CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? कैश रिजर्व रेशियो. नाउ कैश रिजर्व रेशियो इज व्हेन, लेट्स कंसिडर अ बैंक, लेट्स से SBI. SBI कस्टमर्स से लोन्स लेती है या लोन, या हम बोलते हैं कि हम अपना जमा हुआ पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी वी कीप इट टू द बैंक्स राइट, और विद रिगार्ड टू यू नो पेरेंट्स की मेक सम FDs, तो ये बैंक में पैसा जमा करते हैं राइट. दीज कंज्यूमर्स कीप सम मनी विद द बैंक. नाउ द बैंक ऑल्सो गिव्स अदर कस्टमर्स लोन्स राइट, कुछ लोन देती है दूसरे कंपनीज को, तो ये लोन्स देती है with regard to some individuals or companies. Now we need to ensure कि ये बैंक strong है, बैंक कभी भी पैसे के बिना नहीं होना चाहिए राइट, ये लॉस में नहीं होना चाहिए, it cannot be bankrupt. So अगर ये बैंक को strong अभी भी रखना है, it should ensure कि वो पूरा पैसा जो कस्टमर्स दे रहा है ये लोन्स में नहीं दे रही है, यानी कि कुछ उसको सेपरेटली रखना पड़ेगा राइट, and this money is called as CRR. Okay, so CRR जो है, there are two types. There is CRR and there is something called as SLR. Okay, so SLR का full form है Statutory Liquid Ratio. Statutory Liquid Ratio. And the other one was CRR. Now CRR is when banks are keeping some amount, okay, कितना almost 3 से 4% वो यहाँ पे रखती है RBI के पास as a safety, as a safety net, as a security. मतलब कुछ पैसे जो भी उनको मिल रहे हैं through your customers, they are keeping a part of it with the RBI as a safety. तो इसको बोलते हैं CRR. अगर वो कुछ पैसे अपने पास खुद रखती है, okay, so then there is also some amount that it keeps with itself. That will be called as SLR. खुद से रखना that will be SLR, RBI के पास रखना will be CRR. एक डिफरेंस है CRR और SLR में. CRR में हम देखते हैं that the bank that keeps the money, okay, the CRR that the bank keeps the money with the RBI, ये हमेशा करेंसी में होता है, यानी कैश में होता है. It will be a volatile asset. Whereas जो SLR रखती है अपने पास separately जमा करके, that can be in the form of gold, it can be in the form of government securities, या कुछ कागजात हो सकते हैं, that's okay. But जब भी वो RBI के पास रखती है, that will be in terms of cash only. So let's quickly write a difference between CRR and SLR. CRR and SLR. ठीक है, पहले आप लिखना है फुल फॉर्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म? फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस फर्दर. आपको यहाँ पे याद रखना है कि CRR कहाँ पे बैंक, जो SBI बैंक है, किसके पास रखती है? दिस विल बी केप्ट विद
RBI, right? And this will be kept with itself, kept with the bank itself, kept with the bank itself, right? कौन से में सिर्फ कैश रखना पड़ेगा आपको? कैश यहाँ पे ही है, so yes, only cash, right? Whereas this could be in the form of gold, it could be cash, it could be foreign currency, it could be anything. ठीक है, हमेशा जो RBI के पास रखती है, this amount is a little smaller, ठीक है, whereas this SLR जो है, it is a little higher amount, ठीक है. तो अभी जो CRR है, that we see that government has told कि 3% तुमको जमा करना है RBI के पास, ठीक है. So this is the new data that has come. Now let's understand about who decides कि क्या होना चाहिए, 3%, 4%, who decides what should it be. Now that is called as a monetary policy committee. Who decides this? Monetary policy committee. ये monetary policy committee 6 people का होता है. Total कितने होते हैं? 6 people. 3 are from the RBI, 3 are from the central government. और ये जो 3 लोग को नॉमिनेट किया जाता है, ये 4 ईयर टर्म के लिए होते हैं. दे आर नॉमिनेटेड फॉर अ 4 ईयर टर्म. नाउ वी नो दैट, मान लो कि 3 ने हाँ बोला, 3 ने बोला कि मत बढ़ाओ. सो हु इज द टाई ब्रेकर? बिकॉज देयर आर 6 पीपल, तो 3 पीपल से यस, 3 पीपल से नो. हु डज द टाई ब्रेकर? इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट. दिस इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट एंड दिस इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द RBI. ओके, RBI गवर्नर. और कौन है अभी RBI के गवर्नर? इट इज संजय मल्होत्रा. संजय मल्होत्रा इज द governor of the RBI. Is that clear? So this you have to know with regard to the monetary policy, जो हमेशा डिसाइड करती है, फिक्स करती है क्या होना चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, जो भी हमने आज देखे उसको डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. देन अगला जो आर्टिकल है इज विद रिगार्ड टू अमित शाह, यानी कि हमारे होम मिनिस्टर, राइट. इन्होंने लॉन्च किया है अ BBA इनिशिएटिव. नाउ व्हाट इज दिस BBA इनिशिएटिव? इट इज भारतीय भाषा अनुभाग. भारतीय भाषा अनुभाग, ताकि हम फ्री गवर्नेंस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करें द इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉट यूज फॉरेन लैंग्वेजेस. एंड ऑफ कोर्स ही हिट्स एट इंग्लिश इन दिस केस. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस. एक इंडियन लैंग्वेज सेक्शन हम देख रहे हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वी हैव एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस एज आई सेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, और हम यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस का कम प्रयोग करें. फर्दर यहाँ पे यूज किया गया है मदर टंग. सो इंश्योर मोर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, इंश्योर मोर ऑफ मदर टंग्स, ताकि हम थिंकिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, राइट, इसका इस्तेमाल करें इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल. इससे क्या होगा? हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन होगी. वी आर गोइंग टू यूज एंड प्रमोट आवर इंडियन लैंग्वेजेस, ताकि वो हमेशा दे वोंट डाई आउट, राइट, एंड लोकल लैंग्वेजेस विल बी प्रमोटेड. ये अनाउंस किया था इस साल के बजट में, एंड इसमें 56 करोड़ रुपए दिए गए हैं BBA के लिए, दैट इज भारतीय भाषा अनुभाग, which will be to promote Indian languages in administration. Further, these funds will be used to develop translation platforms. तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे टू हिंदी एंड टू अदर इंडियन लैंग्वेजेस. When I talk about Indian languages, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 8th schedule talks about Indian languages, और अभी टोटल we have 22 languages, राइट, जैसे कि उर्दू है, हिंदी है, तमिल है, राइट, सो कन्नड़ा. सो दीज आर ऑल द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर मेंशन्ड ऑफ वेरियस स्टेट्स. ओके, तो ऐसे यहाँ पे 22 ऐसे लैंग्वेजेस हैं. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है कि सेंटर ने लॉन्च किया है एक नया पोर्टल जिसका नाम है उम्मीद. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड उम्मीद बिफोर. यस, दैट इज रिलेटेड टू द वक्फ एक्ट के वजह से हमने देखा था. वक्फ का नया नाम ही रखा है उम्मीद. सो यू नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद, विच इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. ओके, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, EED. ओके, तो यहाँ पे ये एक पोर्टल बनाया गया है. ना कौन इसको लॉन्च किया? द लॉन्चिंग इज डन बाय द माइनॉरिटीज मिनिस्टर. Okay, so who is the minorities minister? It is Kiren Rijiju. Kiren Rijiju.
ठीक है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर जिसने ये लॉन्च किया है। सो योर यू रिमेंबर कि दिस इज फॉर अपलोडिंग, वेरीफाइंग, मॉनिटरिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जियो टैगिंग भी होगा, यानी कि आपको पूरे मैप में दिखेगा कहाँ पे एक वक्फ प्रॉपर्टी है, राइट। सो इट इज मोर गोइंग टू क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, इट इज गोइंग टू ऑल्सो हेल्प वुमेन, चिल्ड्रन, उनको पता है कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स कहाँ होगा। नाउ आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट इज अ वक्फ बिकॉज वी हैव डन आर्टिकल बिफोर, बट इन केस you have not done and you are new to the platform, please remember this, that वक्फ was in the news of recently because यहाँ पे एक amendment भी आया था। वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी है जो चैरिटेबल या रिलीजियस चीज़ों के लिए या यूज़ के लिए होगा, in the name of Allah, in the name of God. So you are giving a piece of land फॉर एनी रिलीजियस वर्क और ये चैरिटेबल वर्क, जैसे कि आप मदरसा खोलने के लिए या एक मॉस्क खोलने के लिए या एक अस्पताल खोलने के लिए कोई लैंड देते हो इन द नेम ऑफ गॉड, राइट, अंडर द इस्लामिक लॉ ये होता है। तो वक्फ प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ गए थे, इसका मिसमैनेजमेंट हो रहा था, एंड दैट इसको निकालने, इसको कम करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बॉट अबाउट अ न्यू अमेंडमेंट रिसेंटली, एंड ये नया बिल नेम चेंज भी किया गया था एज उम्मीद, राइट। तो अभी गवर्नमेंट इसको और भी यू कैन से प्रोविजंस लेके आ रही है, अलग चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसको अपग्रेड कर रही है, टेक्नोलॉजिकली डिजिटलाइज कर रही है यहाँ पे थोड़ा। सो वी सी दैट दीज आर द पॉजिटिव्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल देन। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू इलॉन मस्क ने, इनका जो कंपनी है स्टारलिंक, इनको अभी लाइसेंस मिला है इंडिया में टू स्टार्ट विद सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट कंपनी टू डू दैट, लेट मी टेल यू दिस। इसके पहले दो और कंपनीज को यहाँ पे मिला है। सो लेट्स सी विच आर दीज टू कंपनीज एज वेल जिनको यहाँ पे लाइसेंस मिला है टू ऑपरेट विद रिगार्ड टू इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। So यहाँ पे Starlink has received a license from the Department of Telecommunication, right? 1 minute, yeah. So this is to provide satellite based internet service, ये इनका मकसद है। Starlink किसकी कंपनी है? As I said, this is a company by Elon Musk. It is a satellite broadband service जो SpaceX ने लॉन्च किया है। So SpaceX has provided this satellite broadband service जिसका नाम है Starlink। ये हाई स्पीड इंटरनेट देता है ग्लोबली, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट हैज डन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, एंड बाय हैविंग ब्रॉडबैंड फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के थ्रू हमको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि मेनी पीपल ऑफ कोर्स सेइंग दैट इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, बट ऑन द अदर हैंड इसका पॉजिटिव ये भी है कि यहाँ पे स्पेशली इन द रूरल एरियाज या विद रिगार्ड टू अ वेरी जियोग्राफिकल रफ टेरेन जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे इनके लिए ये अच्छा है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन द इवन इन द रिमोटली डिफिकल्ट रीजन, यहाँ पे तुम इंटरनेट सर्विसेज ले पाओगे। सो इवन दिस डजंट मैटर इफ यू आर इन द सी, राइट, यू आर इन द एयर, you are able to get internet services through the help of satellites, right, low earth satellites. Now Starlink ऐसी third company है, as I said, to receive the license from the Department of Technology, Telecommunications. इसके अलावा we have the Eutelsat which is of OneWeb company and the Geo Satellite Communication, ठीक है। तो ये दो आप ऑलरेडी यहाँ पे लाइसेंस इनको मिल गया है। इनके अलावा there is a fourth company who wants to get it, which is the Amazon's Kuiper. इसको भी चाहिए, अभी ये वेटिंग पे है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा इलॉन मस्क का Starlink which gets the license to operate. And let's proceed to the last article of the day. The last article is with regard to Trump और Elon Musk बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप एज इन वर्ड, दोनों ने अभी प्लेटफॉर्म सर्विसेज जैसे कि ट्विटर, आई शुडंट से ट्विटर, आई वुड रादर से एक्स, राइट, तो एक्स में इन्होंने बताया है कि दे हैव अक्यूज्ड ईच अदर। नाउ व्हाट इज द राइवलरी अबाउट, ये क्यों दुश्मन बन गए हैं सडनली? इट इज बिकॉज यहाँ पे ट्रम्प की गवर्नमेंट ने लेके आया एक बिल, ओके, लेजिस्लेटिव पीस, इन जिसमें उन्होंने टैक्स कट्स किए, गवर्नमेंट की बजटिंग में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। सो दैट इज व्हेन इलॉन मस्क टुक टू द प्लेटफॉर्म और उन्होंने बोला कि ये जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं ये डुबाएगी। ऑफ कोर्स ये हिंदी में नहीं बोला, ही स्पोक इन लवली इंग्लिश एंड ही सेड कि ये जो सर्विसेज या ये जो लेजिस्लेशन है ये कंट्री को डुबाएगी अभी। सो जिसके कारण ट्रम्प वाज वेरी एंग्री और उन्होंने बोला कि हम आपको कितना कॉन्ट्रैक्ट और सब देते हैं ये सब हम बंद करेंगे, जो भी हम इलॉन मस्क की कंपनी के साथ SpaceX है, टेस्ला है, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तुमको मिली है मेरे वजह से, ये सब मैं
हटा दूंगा. दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड. And that's when Elon Musk said, you know, हमने तुमको इलेक्शंस में इतना सपोर्ट किया, राइट? अगर तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनते, if we had not supported, the Dems or the Democrats would have won, not the Republic. So you see like a full-fledged, you know, kind of जैसे दो दोस्त लड़ रहे, you know, they have fallen apart. Similarly, Trump and Elon Musk have started the fight. Now इससे क्या प्रॉब्लम्स होगी, ये हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नॉट द फाइट, राइट? सो यहाँ पे बताया गया है कि इनके ब्रेकअप की वजह से दिस कैन अफेक्ट नासा's फ्यूचर सैटेलाइट स्पेस मिशन. इससे हमको क्या है, बिकॉज रिसेंटली अगर हमने देखा है एक्सियोम मिशन, right? This is when India is also associating with a private space mission, और ये private space mission में हम देख रहे हैं कि इनका जो launch vehicle होगा, that the launch vehicle or even the spacecraft that we're using is SpaceX Crew Dragon, यानी SpaceX कंपनी का. We know that NASA is heavily reliant on SpaceX. ठीक है, नासा इज हेविली रिलायंट ऑन स्पेसएक्स फॉर इट्स मिशंस. पहले वो रशिया का सोयूज एयरक्राफ्ट यूज करता था. उन्होंने 2011 में उनका जो यूएस स्पेस शटल सर्विस है ये भी बंद कर लिए थे, एंड दे वर रिलाइंग ऑन the Elon Musk या SpaceX के you know you can say aircrafts, right, launch vehicles. तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा नासा को. एंड विद रिगार्ड टू द रीसेंट मिशंस ऑफ एक्सियोम, जहाँ के हमारे खुद के एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे along with other astronauts from Hungary, Poland and USA. So how will this affect and what are the repercussions? We are yet to see. अगर क्या ये मिशन कंटिन्यू होगा या इसको रोक दिया जाएगा, what is in store, only time will tell. So this is all with regard to today's news articles. I hope you had a fun understanding with regard to these tidbits. Let me know if you have any questions in the comment section. I will see you on Monday. Thank you so much for watching.